पिता का क्रोध। बुढ़ा घूसट कहीं का, जब देखो तिड़कता रहता है। जीना हराम कर रखा है बुढ़े ने। इतनी उम्र का हो गया, मरता भी नहीं। मर जाए कहीं जाके। ये कड़वे शब्द 80 वर्ष के बुजुर्ग नथु प्रसाद जी के बेटे मोहन के थे, जो अपने पिताजी को इसलिए जलील कर रहा था क्योंकि उन्होंने उसे शाम को नौकरी से आते हुए चीकू लाने को बोला था, जो वे नहीं लाया। तो नथु प्रसाद जी ने उसे दो चार बातें सुना दी। तो मोहन तिड़क गया और उन्हें बहुत जलील करने लगा। तभी मोहन की पत्नी रूपा भी तिड़क कर बोली, अजी देखो तो सही उस बुढ़े की हिम्मत। पहले तो जीभ छुटकारे मांगती है और उसे खाने को ना मिले तो तिड़कती भी है। मोहन और उसकी पत्नी मिलकर उन्हें इतना खरी खोटी सुनाते हैं कि नथु प्रसाद जी अपने कान पकड़ लेते हैं कि भगवान माफ करे मुझे, जो मैंने चीकू लाने को बोला। आज के बाद ना खाऊं चीकू। हट बुढ़ा कहीं का। मोहन और रूपा ये बोलकर चले जाते हैं और नथु प्रसाद जी अपनी चीकू खाने की ख्वाहिश को दिल में ही दबाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। जाड़े के दिन थे, बला की ठंड थी। शाम का समय हो चला था। नथु प्रसाद जी घर के एक छोटे से कमरे में रहते थे। पहले उनके पास भी बड़ा कमरा हुआ करता था, लेकिन पत्नी के देहांत के बाद बड़ा कमरा बेटा बहू ने ले लिया था और उन्हें छोटा सा कमरा दे दिया गया था। उनके कमरे में हल्की सी रोशनी का एक बल्ब चला रहता था। एक खाट थी जिस पर एक पत्ता सा गद्दा और एक चादर रहती थी। यह चादर भी कितने कितने दिनों में बदली जाती थी, जिस कारण से ये मैली सी दिखाई देती थी। पास ही एक छोटा सा स्टूल रखा था जिस पर एक घड़ा रखा रहता था। पलंग के एक तरफ एक कुर्सी रखी रहती थी। दीवार पर खूंटी लगी थी जिस पर नथु प्रसाद जी अपने कपड़े टांग लेते थे। उन्हें जबरदस्त जाड़ा लगा तो मोहन को आग लाने को बोल दिया। वह और रूपा अपने कमरे में आग के अंगारों की अंगीठी लिए हाथ सेक रहे थे। नथु प्रसाद जी ने सोचा, मुझे भी थोड़ी सी आग मिल जाएगी। लेकिन उनके कहते ही मोहन और रूपा ऐसे चिल्लाए मानो उनकी आंखों में मिर्च डाल दी हो। कहने लगे, अच्छा हो बुढ़ा ठंड में ही सिकुड़कर मर जाए। अब और कितनी आस बाकी है जिंदा रहने की। एक तो नथु प्रसाद जी ठंड में सिकुड़ रहे थे, कांप रहे थे। ऊपर से बेटा बहू का सितम उनके शरीर में और अधिक कंपन पैदा कर रहा था। जाड़ा किसी तरह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे किसी तरह कंबल लपेट कर बिस्तर से उठे और अपने काल कोठे से बाहर निकले और इधर उधर से कागज ढूंढना शुरू कर दिया। बड़े बूढ़ों के लिए जाड़ों में आग तो अत्यधिक आवश्यक होती है। उन्होंने कुछ कागज ढूंढे और कुछ लकड़ियां ली और अपने काल कोठे में चले गए। लकड़ियां रखी, ऊपर कागज रखे और जलाने लगे। मगर इतनी बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि आग जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत मुश्किलों से आग जली हाथ से के, तब जाकर जान में कुछ गरमाई आई। आग की तरफ देखते देखते उनकी आंखों के आगे अपनी पत्नी रुक्मणी की तस्वीर आ गई। बस फिर क्या था, डूब गए अपनी जवानी के ख्यालों में। क्या लगता था मैं अपनी जवानी में। लड़कियां देखकर मर मिटने को तैयार हो जाती थी। जब रुक्मणी ने पहली बार मुझे देखा था तभी कह दिया था, विवाह करूंगी तो इस नथु से ही करूंगी, और करके ही डाला। मैं भी तो रक्कू की हर बात मानता था। मेरे पास जो कुछ भी था वो उसी का ही तो था। उसने छोटा घर बेचकर बड़ा लेने को कहा, मैंने बड़ा घर ले लिया। उसने नया ट्रैक्टर लाने को कहा, नया ले आया। उसे बत्तखों के बच्चों का कितना शौक था, मैंने लाकर ढेर लगा दिया बत्तखों का। कितनी खुश हुई थी वो। उसकी वो हंसी आज भी मेरी आंखों के आगे आ जाती है। बिल्कुल बच्चों की तरह थी वो, लेकिन मेरा ख्याल एक माँ की तरह रखती थी। जब कभी मैं बीमार पड़ जाता तो दिन रात एक कर देती थी मेरी सेवा में, और भगवान को भोग चढ़ाती रहती थी और उपवास भी रखती थी पगली। जब तक मोहन नहीं हुआ था उसमें बचपना कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन जब मोहन हुआ, माँ बनी, तो सब बचपना खत्म हो गया। मोहन के आने के बाद हम दोनों खुद को अत्यधिक खुशनसीब मानने लगे थे। गोदो गोद रखते थे उसे। जब भी रोने लगता तो दोनों घबरा जाते थे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और दौड़े दौड़े फिर जाते थे। इसे हमने हाथ छांव पर रखा। फिर हमारी बेटी मीरा ने जन्म लिया। दोनों बच्चों को गांव का स्कूल को छोड़कर शहर के स्कूल में दाखिला कराया ताकि कुछ बन सके। मेरा कमन पढ़ाई में ज्यादा ना था तो उसका तो विवाह कर दिया हमने। मोहन भी बन गया, लाज रखी हमारी।
शिक्षक बनकर नाम तो रोशन किया हम दोनों का, लेकिन जब से विवाह हुआ और रूपा उसके जीवन में आई, हमारी ओर देखना भी भूल गया। रब को प्रतीक्षा में बैठी रहती थी मेरा बच्चा मेरे पास आए, नौकरी से आए तो। मगर मोहन को माँ कहाँ चाहिए थी, उसे तो हर जगह रूपा ही रूपा चाहिए थी बस। कितना गहरा सदमा पहुंचता था उसके दिल दिमाग में। रोती थी मगर शिकायत न करती थी। मेरा दिल भी बैठा चाहता था उसे देखकर, मगर मेरा ख्याल रखना कभी कम न करती थी। मेरा भी तो कितना रुआब था घर में। मोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे मेरे गुस्से से। पिताजी पिताजी करता नजर आता था, मगर जब से रब को मुझे छोड़ कर गई, मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। रूपा के आने के बाद से मोहन में जो बदलाव आया था, चलो वो तो ठीक ही था, मगर मोहन ने धीरे धीरे जुल्म भी तो करना शुरू कर दिया था। ऊपर से इसकी पत्नी भी आग में घी डालने का काम करने लगी। वो सदमा मेरी रक्कू को मुझसे छीन कर ही ले गया। फिर भी मुझे यही कहती रहती थी, मोहन के पिताजी, मोहन को कुछ ना कहना, बच्चा है, बच्चा है। वो बच्चा अब इतना काबिल बन गया था कि अब हम उसके काबिल ना रहे थे। जब रक्को इस दुनिया से गई तब भी बाहर परीक्षा के चक्कर के लगकर आया भी ना था। अपनी माँ की सूरत भी ना देखी थी। मैंने ही उसका क्रियाक्रम का सारा काम किया। बेटे को देखने की चाह में ही मर गई मेरी रक्को। मेरे दिल पर क्या बीती थी मैं ही जानता हूँ। जब मोहन आया तो मैंने उसे खूब सुनाई, जब भी मुंह लटका कर सुनता रहा, क्योंकि मेरी कुछ जवानी बाकी थी, कुछ रुआब बाकी था, कुछ डर बाकी था। मगर जब से जवानी साथ छोड़ती गई, बुढ़ापे ने शरीर में कदम जमाए, अच्छी भली त्वचा में दरारें पड़ती गई, अच्छी भली आंखों से कम दिखने लगा, अच्छे भले दांत एक एक करके गिरते रहे, तब से रुआब भी बूढ़ा हो गया, डर भी बूढ़ा हो गया और मोहन के हौसले बुलंद हो गए। मेरे पास इतना पैसा था, जमीन है, घर है, लेकिन यह सब मेरी जवानी में रुआब, मेरे डर और मेरे रक्कों को बरकरार न रख सके। और तो और बुढ़ा बुढ़ा कहकर मुझे संबोधित किया जाता है। बेटी को भी कोई परवाह नहीं होती, बाप कहाँ मर रहा है कहाँ नहीं। कभी कभी रात में आती है और सुबह ही चली जाती है। ये औकात बना डाली मेरे बुढ़ापे ने मेरी। जहाँ खेती का सारा पैसा मेरे हाथ में आता था, अब सारा का सारा मोहन के हाथ में जाने लगा। एक एक पाई को तरसा दिया इस मोहन और इसकी पत्नी ने। कितना मन करता है चीकू, पपीता, खरबूजा खाने का, हर चीज खाने का, मगर ये मोहन एक दिन भी मेरे लिए लेकर नहीं आता। लेकर तो सब कुछ आता है, हर चीज लेकर आता है, लेकिन लाकर अपनी पत्नी के हाथ में दे देता है और इसकी पत्नी मुझे खाने को कुछ भी नहीं देती। आज मैंने मोहन को चीकू लाने को बोल दिया तो दोनों ने मुझे इतना जलील किया, मुझे मुजरिम ही बना डाला। नथु जी ख्यालों से बाहर आए। आग बुझ चुकी थी, ठंड ने फिर जकड़ लिया। जल्दी से खाट पर कंबल ओढ़े सो गए। सुबह आंख खुली तो भूख लगी हुई थी और आज मोहन की छुट्टी भी थी, तो अच्छा ही बना होगा नाश्ते में कुछ। तभी रूपा ने थाली लाकर पटक दी। आलू पूरी बनी थी, देखकर नथु जी खुश हो गए, जान में जान सी आ गई। भगवान का शुक्र अदा किया, बाहर गए, हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने लगे। तभी बाहर से आवाज आई, नथु ओ नथु। यह आवाज नथु जी के दोस्त बिरजू की थी, जो अक्सर नथु जी के पास आ जाया करते थे। नथु जी ने उन्हें अंदर बुला लिया, नाश्ते को पूछा तो बिरजू ने भी थोड़ा सा खा लिया। जैसे हर इंसान को आदत होती है, चाहे बच्चा हो या जवान हो, किसी के सहारे की, किसी की कंपनी की, किसी से दिल मन की बात करने की, वैसे ही बड़े बूढ़ों को भी आदत होती है अपने दिल मन की बात किसी से करने की। तो अपने दिल मन की बात दोनों दोस्त कर लिया करते थे। उनके दोस्त उन्हें अपने घर की कुछ बात बता रहे थे, तो नथु जी ने भी बातों बातों में कल चीकू वाली बात बता दी। वो बाहर रूपा ने सुन ली तो मोहन के कान भर दिए, एक की 10 लगाकर। बस फिर क्या था, बिरजू के सामने ही मोहन ने अपने पिताजी को खूब खरी खोटी सुनाई और साथ में बिरजू जी को भी लपेटे में ले लिया। कहने लगा, तुम बुड्ढों को कोई और काम तो है नहीं, बस उठाते हैं और अपनी औलादों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। तुम्हें किस चीज में कभी आने दे रहे हैं तुम्हारे बच्चे, जो तुम बच्चों की चुगली करते फिरते हो। और आज के बाद इस घर में कदम न रख लियो, और बुढ़े न तो इस घर से बाहर कदम रख लिए। मोहन ने दोनों बुजुर्गों को बड़ी तेज में कहा। रूपा भी खड़े खड़े नाक मुंह बनाती रही। बिरजू जी चुपचाप खड़े होकर चले गए। नथु जी मुंह पर हाथ रखे अफसोस में बैठे रहे। थोड़ी देर बाद नथु जी धूप में बैठ गए। अच्छी धूप थी, अच्छी सेक लग रही थी। सोचा
आज बच्चों की छुट्टी है, सर में तेल लगवाकर मालिश कर लो। नत्थु प्रसाद जी के दो पोते हैं, रिंकू और बंटी। रिंकू 18 साल का है और बंटी 16 साल का है। नत्थु प्रसाद जी ने अपने दोनों पोतों से कहा कि मेरे सिर में तेल लगा दो थोड़ा सा। महीना भर हो गया है सर में तेल डाले, लेकिन दोनों बच्चे कहने लगे, पहले आप हमारे लगाओ बाबा जी। बच्चे तेल लेकर आते हैं। नत्थु प्रसाद जी कहते हैं कि बेटा, मेरे हाथों में अब इतनी जान कहाँ है, हाथ तो कांपते हैं मेरे। दोनों बच्चे जिद करने लगे। फिर नत्थु जी ने उनके सर में तेल डाला और मालिश करने लगे। बेचारे बूढ़े कांपते हाथों से मालिश किए जा रहे थे, इस इंतजार में कि फिर मेरी होगी। मालिश कराने के बाद तो दोनों बच्चे बहाना बनाकर भाग गए। नत्थु जी थक चुके थे, जाकर अपने अंधेर कमरे में अपनी खाट पर लेट गए। दोपहर के खाने का समय हो गया था। नत्थु जी इंतजार में थे कि खाना आएगा तो मैं खाना खाकर थोड़ी देर सो जाऊंगा। रूपा आई, थाली पटक कर चली गई। थाली में देखा तो सूखी पूरी आलू थे सुबह के। अब भूख तो इतनी जोर की लगी हुई थी, लाते ही नत्थु प्रसाद जी खाने लगे। खाना खाने के बाद सो गए। शाम का समय हुआ तो मोहन और रूपा अपने बच्चों को लेकर तैयार होकर बाहर चले गए। आज बाहर शहर में होटल का खाना खाने गए थे। जब नत्थु जी ने देखा तो खुश हो गए कि थोड़ी देर को तो डले सबके सब यहाँ से, अब मैं अपनी मर्जी से तो रहूंगा कुछ देर। वे अपने कमरे से कंबल ओढ़ कर बाहर निकले और मोहन के कमरे में गए, जहां अच्छे वाले गद्दों का पेड़ था। उस पर जाकर आराम से लेट गए और मन ही मन सोचने लगे कि कितना नरम बिस्तर है, अच्छी नींद आती होगी, ठंड भी न लगती होगी। फिर खड़े हुए, देखा कुछ रखा है क्या खाने को। आलू पूरी के अलावा खाने को कुछ भी नहीं रखा था। फिर वापस आकर बेड पर लेट गए। पास में ही रजाई रखी थी, ठंड लग रही थी तो नत्थु प्रसाद जी ने वह रजाई ओढ़ ली और गरमाई आने पर उनको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मोहन और रूपा आए, उन्होंने अपने कमरे में उन्हें देखा तो चिल्ला उठे। नत्थु जी की आंख खुल गई। मोहन और रूपा उन पर इतने बरसे मानो कोई जुर्म कर दिया हो। इतनी खरी खोटी सुनाई कि नत्थु जी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह तक कह डाला कि कुत्ते की तरह इधर उधर मुंह मारता फिरता है बुढ़ा, सारा बिस्तर खराब कर दिया, अब फेंकना पड़ेगा। वह खड़े हुए और धीरे धीरे कदमों से चलकर अपने अंधेर कोठे में चले गए और अपने कंबल से लिपटकर बहुत रोए। क्या बुढ़ापा इतनी घिनौनी चीज है कि अपने औलाद तक घिन करने लगती है। जिन औलाद की गंदगी साफ कर करके उन्हें बड़ा करते हैं, आज वही औलाद हमें सफाई का पाठ पढ़ाती है। कितना भी गंदा, कितना भी बोझ हो, कभी माँ बाप उफ तक नहीं करते। इतना मजबूत कंधा और इतना मजबूत दिल होता है। और जवानी में औलाद के कंधे कितने निर्जीव होते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सहारा भी नहीं झेल पाते हैं। नत्थु जी रोते रहे और खुद से बातें करते रहे। हे भगवान, इससे तो अच्छा तुम मुझे उठा ही ले, इतनी जलालत से तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। और कितने दिन का जीवन है, जब से बूढ़ा हुआ हूं जलील ही होता रहा हूं। भगवान, इनके साथ भी इनकी औलाद ऐसा ही करे, तब इन्हें एहसास होगा कि जब अपनी औलाद ऐसा करे तो दिल पर क्या बीतती है। नत्थु प्रसाद जी जब रोते रोते थक गए तो उन्होंने अपने आंसू साफ किए और मन ही मन एक दृढ़ निश्चय किया। वे खड़े हुए और खाट के नीचे से अपने पुराने बक्से निकाले। अपने दो चार जो भी कपड़े उनके पास थे उनमें रखे और रात में ही घर से निकल पड़े। पहले अपने दोस्त बिरजू के पास गए। बिरजू के बेटे बहू भी ऐसे ही थे, वे भी अपनी औलाद के व्यवहार से बहुत परेशान थे। जब नत्थु प्रसाद जी ने उन्हें बाहर बुलाकर सारी बात बताई तो बिरजू जी भी चुपके चुपके से जाकर अपने कपड़ों का बक्सा ले आए और दोनों बूढ़े निकल पड़े। दोनों बुजुर्गों ने रात जैसे तैसे करके बिताई। फिर गांव से बाहर शहर में बने वृद्ध आश्रम के सामने जा पहुंचे तो नत्थु प्रसाद जी बिरजू जी से कहने लगे, जब कभी मैं इस आश्रम को देखता था तो सोचता था कि ये क्यों बनाए जाते हैं। हमारी औलाद तो बहुत अच्छी है, हमें तो कभी इसमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज देखो नसीब ने यही लाकर खड़ा कर दिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और आश्रम की ओर बढ़ते हैं।
जैसे ही आश्रम में कदम रखते हैं, दिन भर बिजलियां सी टूट पड़ती हैं। जब नत्थू प्रसाद जी ने रुक्मणी जी के कहने पर नया बड़ा घर लिया था, जब उसमें पहली बार दोनों ने कदम रखा था, नत्थू प्रसाद जी को वही सब याद आने लगा। दिल टुकड़ों में बटा जा रहा था। कभी जब घर लिया था तो वे दोनों पति पत्नी उसके राजा रानी थे। आज वो राजा आश्रम के द्वार खड़ा है, आगे बढ़ा ही नहीं गया, नीचे ही बैठ गए और रोने लगे। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी मेरी औलाद ऐसी निकलेगी। मेरा दिल फटा जा रहा है। रखो, मुझे भी अपने पास बुला ले। बहुत रोते रहे। बिरजू जी भी बहुत रोए। तभी अंदर से एक आदमी आया और उन्हें अंदर ले गया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा तो आंखें खुली रह गई। उनके जैसे ना जाने कितने वृद्ध वहां मौजूद थे। उन्हें देखकर दुख भी हुआ और तसल्ली भी हुई कि हम ही ऐसे इंसान नहीं हैं जो यहाँ आए हैं। यहाँ तो बहुत बुजुर्गों की लाइन है। फिर दोनों बैठ गए और उससे बात की। उन्हें अपनी सुनाई, उनकी सुनी। तब जाकर जान में जान पड़ी। 2-4 दिन में ही वे दोनों भी सबके साथ घुल मिल गए। नत्थू प्रसाद जी को यहाँ आए हुए कुछ समय बीत चुका था। अब उनका दिल इस आश्रम में लग गया था। कुछ दिनों बाद नत्थू प्रसाद जी की बेटी आश्रम आकर जिद करके अपने साथ अपने घर ले गई, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। 2 दिन बाद ही नत्थू प्रसाद जी आश्रम वापस लौट आए। नत्थू प्रसाद जी अपने साथ अपने बक्से में अपनी चल अचल संपत्ति, जिसमें 20 बीघे जमीन, घर, ट्रैक्टर आदि के पेपर्स थे और कुछ आभूषण भी अपने साथ लेकर आए थे, जो उन्होंने सरकार के नाम कर दिए और जल्द से जल्द इस संपत्ति से स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बनवाने की मांग की। फिर कुछ समय बाद रात को नत्थू प्रसाद जी को लेने मोहन और रूपा आए, मगर नत्थू प्रसाद जी ने जाने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद सरकार ने सब कुछ अपने कब्जे में लेने के आदेश दे दिए। ये खबर सुनकर मोहन और रूपा दौड़े दौड़े पिताजी के पास आए और मदद की गुहार लगाने लगे। नत्थू प्रसाद जी के दिल में इतने जख्म थे कि मोहन और रूपा की सूरत भी नहीं देखी। जब उनसे कहा गया कि आपका बेटा बहू आए हैं, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि मेरा कोई बेटा बहू नहीं है, बस एक बेटी है। जब वे आदमी बाहर उन्हें बोलने आया तो वे दोनों अंदर ही चले आए और नत्थू जी के पैरों में पड़ गए और अपने किए की माफी मांगने लगे। मगर यहाँ नत्थू जी अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका पूरा आश्रम, पूरा परिवार था और सभी वृद्ध औलाद से धोखा खाए हुए सताए हुए थे। तो सबने मोहन और उसकी पत्नी को वहां से भगा दिया। मोहन और रूपा अब दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थे और उन दोनों को घर भी खाली करना पड़ा और किराए के घर में आना पड़ा। उनके कर्मों की सजा भगवान ने उनको इसी जन्म में दे दी थी। नत्थू प्रसाद जी ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके जो सब कुछ भी कमाया था, वे उन्होंने अपने उस नालायक बेटे को देने से इनकार कर दिया, जो उनके साथ इतना नीच व्यवहार करता था और समाज को संदेश दिया, अगर अपने माता पिता की इज्जत नहीं करोगे और उनके साथ गलत व्यवहार करोगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। औलाद के चेहरे पर चमक लाते लाते माँ बाप के चेहरे पर झुर्रियां उभर आती हैं। फिर वही झुर्रियों वाली खाल औलाद पर बोझ बन जाती है। कृपया करके अपने माता पिता को बोझ ना समझें। उन्हें वे प्यार और सम्मान दीजिए जिसके वे हकदार हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।